नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश सिन्हा आप सभी लोगों का आदित्य सिन्हा करियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के कुछ प्रश्नों के बारे में देखेंगे और बात करेंगे। ये भी प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कोई ना कोई एग्ज़ाम में आया हुआ है। और जेएसएससी है ना, जेएसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। केंद्र सरकार के संदर्भ में यहाँ पर कुछ कथन दिया गया है, आपको उसके बारे में बताना है। केंद्र सरकार के संदर्भ में यहाँ पर कुछ कथन दिया गया है, उसको आपको बताना है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालय की संख्या 18 थी। यह वर्तमान में केंद्रीय मंत्रालय की संख्या 36 है। तो देखिए, अभी तो आपका जितना सीट है उसका 15% कर दिया है ना, जितना सीट है उसका 15% कर दिया है। लेकिन जब 1947 में देश आज़ाद हो रहा था, उस समय मंत्रालय की संख्या कितनी थी? तो 18 थी। यानी इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? तो पहला होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? है ना, ऑप्शन आपका है 1 2 3, 1 2 4, 2 4 1 या 1 2 3 4। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपका चारों होगा। वीपी सिंह 31 दिसंबर 1984 में जो सरकार थी, 1984 के सरकार में वीपी सिंह वित्त मंत्री थे। 1960 ईस्वी में आर वेंकट रमन, 1960 ईस्वी में वाई चौहान आपका 1970 ईस्वी में, और प्रणब मुखर्जी मनमोहन सिंह के सरकार में 2009 में। ये सभी वित्त मंत्री रहे हैं। वीपी सिंह 1984 ईस्वी में, वाई चौहान 1970 ईस्वी में, वेंकट रमन 1960 ईस्वी में और प्रणब मुखर्जी 2009 ईस्वी में। तो इसका आपका सभी आंसर होगा। कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है? कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव? तो देखिए दोस्तों, मंत्रिपरिषद, भारत का मंत्रिपरिषद कौन सा रख सकता है प्रस्ताव? तो विश्वास प्रस्ताव। सदन में शक्ति, है ना, सदन में शक्ति प्रदर्शन के लिए, और यह सत्ताधारी गवर्नमेंट ही इसको ला सकती है। और 184 रूल के अनुसार, 184 नियम के अनुसार आपका अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ना। कौन से नियम के पश्चात? तो आपका 184 नियम के पश्चात। भारत के में स्वतंत्रता के समय प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? कानून मंत्री कौन था? देखिए यहाँ पर दोस्तों दो ऑप्शन छुप गया है, तो डायरेक्ट मैं आंसर ही बता दे रहा हूँ। BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री BR अम्बेडकर थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? संघीय मंत्रिपरिषद से पहला, है ना, मंत्री कौन था जिन्होंने पद का त्याग किया था? सबसे पहले रिजाइन किसने किया था? यहाँ पर प्रश्न यही है।
तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, गोपाल स्वामी अयंगर या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री है, वो तो हो गया। संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाले पहले मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। यह आपका उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। लेकिन बाद में लियाकत अली से विवाद हो जाने के कारण 6 अप्रैल 1950 ईस्वी को यह अपना रेजिग्नेशन दे दिए। पहले उद्योग मंत्री भारत के तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और पहला पद त्याग करने वाले मंत्री भी आपका कौन, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किस देश की संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? भारत की संसदीय व्यवस्था, है ना, यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है, तो भारत की संसदीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। तो दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश है जहाँ से भारत के संविधान में कुछ भी नहीं लिया गया है। ठीक है, कुछ भी नहीं लिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ठीक है, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में सामान्य रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, 3 सूची, न्यायपालिका की वैधता या फिर संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, है ना, यह आपका मारबरी बनाम मेडिसिन के वाद में न्यायाधीश जॉन मार्शल द्वारा प्रतिपादित, है ना। देखिए, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, और यह आपका भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ से मिलता है। मारबरी बनाम मेडिसिन वाद विवाद और जॉन मार्शल के द्वारा इसको लाया गया था। किसके द्वारा? तो जॉन मार्शल के द्वारा। देखिए, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान में गहरा प्रभाव है? वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। 1946 का केंद्रीय 3 मंत्रियों में गठित था। कौन इसका सदस्य नहीं है? कौन इसका सदस्य नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर ये 2 ऑप्शन यहाँ पर है, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर,
सर स्टेफर्ड क्रिप्स या लॉर्ड एमरी। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, है ना, कि कौन इसका प्राथमिक सदस्य नहीं है। तो देखिए ये सदस्य है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ये भारतीय सचिव थे, ये भारतीय सचिव थे। एवी अलेक्जेंडर व्यापार बोर्ड, जब यहाँ पर ये आए थे तो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, है ना, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। उसके बाद स्टेफर्ड क्रिप्स, है ना, स्टेफर्ड क्रिप्स आपका कौन था, तो नौ सेना मंत्री। देखिए तो यही तीन इसमें शामिल थे। एक पैट्रिक लॉरेंस भारतीय सचिव थे, एवी अलेक्जेंडर व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और क्रिप्स स्टेफर्ड क्रिप्स नौसेना मंत्री था। और इसमें लॉर्ड एमरी शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं था, तो लॉर्ड एमरी शामिल नहीं था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आदित्य सिन्हा कैरियर्स क्लास की तरफ से आप यह क्लास देख रहे हैं। मैं रुपेश सिन्हा, आप सभी मुझे ज़रूर जानते होंगे, और हर दिन आप लोगों को कुछ ना कुछ वीडियो ज़रूर मिलेगा। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इस शासन के अंतर्गत चलाया गया था। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इस शासन इसके अंतर्गत चलाया गया था। तो देखिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा इसको लाया गया था, और इसमें विदेशी संसद द्वारा बनाया गया कानून को देश में लागू किया गया था। विदेशी संसद के द्वारा बनाया गया कानून को देश में लागू किया गया था। उससे अधिराज किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो अधिराज या औपनिवेशिक राज्य कहते हैं। और यह 15 अगस्त 1947 से, मतलब 1947 से लेकर 1950 तक, जब हम लोग स्वतंत्र हुए और जब तक गणतंत्र नहीं हो गए, तब तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा यहाँ पर सरकार चल रहा था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारतीयों को वर्ष 1947 में पहले सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई। तो देखिए भारतीयों को वर्ष 1947 में पहले सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई, किस नाम से जानी गई, तो माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947, 3 जून 1947 को यह लागू हुआ, माउंटबेटन योजना। जनसाधारण में ये मन बाटन योजना के नाम से प्रचलित था, है ना। कौन सा योजना से प्रचलित था, तो मन बाटन, 3 जून 1947। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, B.R. अम्बेडकर महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था। B.R. अम्बेडकर महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पुणे समझौते में क्या प्रावधान था, तो निम्न वर्ग के लिए आरक्षण संयुक्त निर्वाचन। और इसमें देखिए आदिवासियों की संख्या 71 से बढ़ाकर
71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। मतलब 18% इसमें इसका नंबर बढ़ा दिया गया था। निम्न वर्गों के लिए आरक्षण संयुक्त निर्वाचन। अगला प्रश्न देखेंगे। इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। कौन सा अधिनियम के द्वारा भारत को गवर्नर जनरल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी के द्वारा, है ना। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी के द्वारा, हाँ, इसमें शक्ति प्रदान की गई थी, है ना। किसको? तो अध्यादेश लाने के लिए, अध्यादेश लाने, गवर्नर जनरल को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773, 1771, 1785। तो देखिए 1773 में यह पारित किया गया और लागू किया गया 1774 ईस्वी में, है ना। 1774 ईस्वी में इसको लागू किया गया और 1773 ईस्वी में इसको पास करवाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाने के लिए, है ना। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाने के लिए। चलिए आज का यह अंतिम सवाल है ना। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, है ना। तो देखिए मिंटो मार्ले सुधार का क्या उद्देश्य था? मिंटो मार्ले सुधार का क्या उद्देश्य था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली, है ना, पृथक निर्वाचन प्रणाली। मिंटो मार्ले सुधार 1909 ईस्वी में भारत में यह लाया गया था। उदारवादियों को दिग्भ्रमित का राष्ट्रवादियों में फूट डालने के लिए, उदारवादियों को दिग्भ्रमित करने के बाद राष्ट्रीयवादियों में फूट डालने के लिए तथा निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना इसका मेन उद्देश्य था। तो दोस्तों यह क्लास आप लोग आदिति सिन्हा कैरियर क्लास के माध्यम से देखें और आप लोगों को समझ में भी आया होगा, है ना, कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं और सभी आपका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और किसी तरह का कमेंट्स हो तो अपना कमेंट्स को ज़रूर रखें। तो चलिए अब आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।